आज हम कक्षा 10 विज्ञान का 9वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को इस दुनिया में देख पाएंगे? तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप होता है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम इस पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। रात के अंधेरे में हमें कोई चीज़ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? प्रकाश की वजह से ही तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई वस्तु देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ऊर्जा का रूप कैसे है? ऊर्जा के बहुत सारे रूप है, उसी में से प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। आप देखते हैं इस समय सोलर पैनल लगे होते हैं, वो प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके आपके घरों में लाइट और पंखे चलते हैं ना। तो ऊर्जा है ना प्रकाश एक। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम में आता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे। एक बात ये हो गया। दूसरा, वैसे बहुत सारी जगहों पर प्रकाश का यूज होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या कहाँ पर है? देखने के लिए। फिर इसके बाद दीप्त वस्तु क्या होती है? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, जुगनू हो गया, और बहुत सारे चीज़ें जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? दीप्त और अदीप्त क्या होता है समझ में आ रहा है? अदीप्त मतलब वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करें। हाँ ठीक है, चलो। जैसे कुर्सी, पेन, चंद्रमा। चंद्रमा भी अदीप्त की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि चंद्रमा आप लोग भले ही रात में देखते हैं कि वो जल रहा है, चमक रहा है, लेकिन वो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जो रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास तक पहुंचता है। इसके बाद पारदर्शी माध्यम क्या होता है? वो माध्यम जिससे आर पार देखा जा सके या जिससे प्रकाश आर पार चला जाए। तो जिससे प्रकाश पार हो सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच हो गया, जल हो गया। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिससे प्रकाश पार ना हो सके। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारी चीजें। हम हो गए रास्ते में, अगर हम खड़े हुए, हमसे प्रकाश थोड़े पार हो पाता है? नहीं होता है ना। इसके बाद प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। और इसका आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई भी अपारदर्शी माध्यम आ जाता है तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ के निकल जाता है और पीछे का हिस्सा काला हो जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ये बात सबको पता है, सब लोग अपनी अपनी छाया देखे होंगे, ठीक। और इस सरल रेखीय पथ को, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उस सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और इस तरीके से हम उसे दर्शाएंगे। तीर की दिशा क्या बताएगी? कि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आ रहा होता है, पुनः उसी माध्यम में उसका ज्यादातर हिस्सा, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसका मतलब है कि प्रकाश का किसी चमकदार चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना जिस माध्यम से वो आया था। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज का मुड़ना, ठीक है ना, परावर्तित हो जाना। तो प्रकाश के परावर्तन से मतलब क्या है कि ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है। समतल दर्पण का मतलब सपाट, ठीक है ना, जो इस तरीके से बोर्ड की तरह समतल है। यहाँ पर एक बिंदु O लिया और O पर एक अभिलंब खींचा है, जिसको हमने नाम क्या दिया? NO। अभिलंब मतलब ये दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो
यहाँ पर एक प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है बिंदु O पर। अब हम मान रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो तिरछी आपतित हो रही है बिंदु O पर, वो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है? I कोण। ये I कोण जो है इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये जो किरण आ रही होती है इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकराने के बाद में जो लौट के जाती है उसको, जो परावर्तित होके जाती है उसे परावर्तित किरण। अब आते समय ये जो कोण बना है I, इसको आपतन कोण, और जाते समय अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। ठीक है ना? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से लिखा जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर ये आपतन कोण बड़ा होगा तो परावर्तन कोण भी बड़ा होगा। अगर आपतन कोण छोटा होगा, मतलब इस तरह से आएगी अगर किरण, तो फिर ये परावर्तन कोण भी छोटा होगा। अगर इसी अभिलंब की दिशा में सीधे आ जाए तो फिर पुनः उसी मार्ग पर सीधे वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से आप ये क्या देख रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन का ये चित्र है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक समतल दर्पण है जिसमें एक प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है और मुड़ करके पुनः उसी माध्यम में वापस जा रही है। जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पर क्या खींचा गया है? अभिलंब खींचा गया है। और अभिलंब के साथ आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण जो कोण बना रही है उसमें एक I है और एक R है। आने वाली जो बनाती है उसे I कहते हैं, जाने वाली जो बनाती है उसे R कहते हैं। I मतलब आपतन कोण, R मतलब परावर्तन कोण। अच्छा, अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? प्रकाश का परावर्तन से मतलब क्या है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, चिकनी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर सतह चिकनी नहीं होगी तो वो अवशोषित कर लेगा, टकरा करके सही दिशा से लौट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सतह का चिकने होना जरूरी है। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आ रहा था, वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये सारी बात यहाँ लिख दिया है। AO क्या है? आपतित किरण है। OB क्या है? परावर्तित किरण है। NO क्या है? अभिलंब है। O क्या है? आपतन बिंदु। मतलब ये जहां पर आकर के तीनों मिलते हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। कोण I क्या होता है? आपतन कोण। कोण R क्या है? परावर्तन कोण। देखिए, परावर्तन के दो नियम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, और ये नियम हर जगह लागू होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका? ये आपतन कोण जो यहाँ बना है और ये जो परावर्तन कोण बना है ये हमेशा बराबर होता है, कोई भी सतह हो, चाहे सतह समतल हो या गोलीय हो, कोई भी सतह हो, वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होगा। अगर आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और कम होगा तो कम होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये अभिलंब था, ये इतना बड़ा कोण बना, अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये भी, अगर ये और छोटा हो जाए तो ये भी, और अगर ये बड़ा हो जाए तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और इसी पर अगर सीधा आ जाए तो पुनः इसी पर लौट जाएगा। क्योंकि आते समय अभिलंब के साथ कोण कितना बना? 0, तो जाते समय भी कितना बनेगा? 0। ये चित्र समझ में आया? परावर्तन का पहला नियम हमसे क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण मतलब I और परावर्तन कोण मतलब R। कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये NO अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हो जाते हैं, और ये प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक हो जा रहा है। इसे आप लोग नोट करिए। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक
कांच का टुकड़ा होता है जो एक साइड से पॉलिश किया होता है और दूसरी साइड से वो चमकदार होता है, जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वापस लौटती है और वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है। तो दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण, एक तो समतल दर्पण और एक समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, सपाट हो। तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जैसे ये समतल है। और गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है, क्योंकि वो गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन? अवतल और उत्तल। तो हमें मुख्य रूप से अवतल और उत्तल इसमें पढ़ना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इस पर होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों कैसे हैं? गोलीय हैं, ठीक है ना। गोलीय मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ मतलब वो पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण पड़कर लौटती है, जिस पर प्रकाश की किरण पड़कर लौटती है, परावर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण ये है, ये अंदर वाला जो आप देख रहे हैं इसकी सतह, ये गोलीय है, अच्छा, ये अंदर दबा हुआ है। तो अवतल दर्पण की पहचान ये है कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। एक तरफ तो हमने इसे ऐसे छोड़ा है और दूसरी तरफ से हमने ये कुछ लाइनें इस पर खींच दी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ इसे चाहे आप गाढ़ा कर दें, लेकिन अब यहाँ हमारे लिए गाढ़ा करना कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये फिर ये पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से इस तरीके से ये रेखाएं दिखा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ से ये पॉलिश किया हुआ है और जिस तरफ से खाली छोड़ा गया है उसका मतलब क्या है कि ये सतह इसकी, ये वाली सतह, ये सतह कैसी है? चिकनी है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ के लौटेगी, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर दबा हुआ है। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे आप चिम्मच ले लीजिए, तो चिम्मच का वो भाग जिससे आप पानी उठाते हैं, धंसा होता है ना, वो क्या है? अवतल दर्पण है। और पलट के देखिए चिम्मच को, तो उसका उभरा हुआ भाग होता है, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या अवतल उत्तल समझ में आ रहा है? चिम्मच से तो समझ में आ रहा है ना। चिम्मच से पानी उठाओगे तो पानी जिस भाग से उठाओगे वो अंदर दबा रहेगा ना, तो उस भाग को अवतल, और पिछले भाग को, निचले भाग को क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने ये दिखा दिया है कि ये सतह खुरदुरा है, चिकना नहीं है। इन रेखाओं का मतलब यह है कि पॉलिश किया हुआ है, आप कह लीजिए खुरदुरा है, चिकना नहीं है। चिकनी सतह इधर की ये है और ये चिकनी सतह है, यहाँ पर ये सतह उभरी है और यहाँ पर ये सतह दबी हुई है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पर हमने एक गोलीय दर्पण बना रखा है जो कि ये अवतल दर्पण है। उत्तल भी बना सकते हैं, अवतल भी बना सकते हैं, दोनों बना के समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम है। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ये दर्पण है हमारे पास, ठीक है ना। इस दर्पण का जो केंद्र होता है, बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यही तो इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव P कहलाता है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र, ये जो आप गोलीय दर्पण देखते हैं कहाँ से आता है? ये गोले का भाग होता है। यहाँ से काटो इसे, ठीक है ना, और ये काट के अलग कर दो ये, ठीक है। तो ये क्या है? यही तो बचा, यही तो है। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है ये गोले का भाग होता है। तो इस गोले का भाग था ये, मान लीजिए। इसमें क्या होता है? केंद्र होता है। गोले में केंद्र भी तो होता है। तो वक्रता केंद्र जो होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए इससे काट के निकाला गया ये गोला है, तो इसका कोई केंद्र होगा ना, तो इसका जो केंद्र होगा वही क्या होगा? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां हमने लिखा है C और P। C मतलब वक्रता केंद्र और P मतलब ध्रुव। तो C और P मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं? R से। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इससे होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य। ये मुख्य अक्ष कुछ नहीं होती है, एक प्रकाश की किरण होती है जो इसके ध्रुव पर सीधे आकर के आपतित होती है। तो यहाँ जब सीधे आकर के आपतित होती है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो मुख्य अक्ष मतलब ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने खींच रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? ये दर्पण का द्वारक, इसे आप कह दीजिए यमयन। ठीक। यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद में हमें जो जानना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है मुख्य फोकस या फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है या फोकस क्या होता है? फोकस जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। या अगर इसमें बात करें उत्तल दर्पण में, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या यहाँ से आ रही हैं? ये वास्तव में तो नहीं पहुंची है ना, लेकिन ऐसा पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है ना। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ से आ रही हैं। ठीक है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ वास्तव में आकर के मिल जाती हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। अच्छा, मिल रही है किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अवतल दर्पण मिलती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण में। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस एफ और ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी
कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ये देखो, ये फोकस है और ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ। ये ध्रुव है और ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ। अच्छा, तो देखिए दर्पण का फोकस क्या होता है, ये हमने अवतल दर्पण में समझ लिया और ये उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर किसमें मिलती है? अवतल दर्पण में ना, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया अवतल दर्पण। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ देखो लौट रही हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं किसमें होती हैं? उत्तल दर्पण, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। अब ये फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, एफ और आर में संबंध, एफ और आर में, एफ मतलब फोकस दूरी और आर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो एफ और आर में संबंध ये होता है कि ये जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ वक्रता केंद्र है तो फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होगा। तो जब भी आप लोग बनाएंगे चित्र तो इसका ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख पा रहे हैं वक्रता त्रिज्या है, तो इसके बीचों बीच में फोकस को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कहें इसी से कि जो r होता है वो 2f के बराबर होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर ये भी जान लिया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर r/2। इसे नोट कर लीजिए।